जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं ओम का नियम। दोस्तों, हम परिभाषा समझेंगे और इसका जो सूत्र होता है सूत्र समझेंगे। इसका सूत्र का जो मात्रक होता है मात्रक भी समझेंगे और साथ ही साथ हम ओम के नियम का उत्पत्ति भी समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओम का नियम। तो हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के मध्य बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों, आपको बस इतना सा याद रखना है कि मान लीजिए कोई चालक है, कोई परिपथ है, तो परिपथ में दो सिरों के बीच विभवांतर और धारा, यानी कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आपको इतना में समझ जाना चाहिए कि किसी भी परिपथ में धारा और विभवांतर हमेशा समानुपाती ही होते हैं। और यदि आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के मध्य बहने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि विभवांतर और धारा आई एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब आप विभवांतर को बराबर रखेंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, तो एक नियतांक आ जाएगा आर, और आई है ही। तो आर क्या है? आर क्या है? जहां आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। आर एक नियतांक है, नियतांक है। इसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे यहाँ पर चालक भूल गए, समझ लेना आप। इसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे यानी कि चालक का प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों, प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा बी अपान आई। यानी कि यदि आपसे कोई प्रतिरोध आर का सूत्र पूछे तो आप सीधे लिख देना आर अपान आई। आपको दोस्तों पता ही होगा कि आर जो है वह बोल्ट है, यानी विभवांतर है। तो विभवांतर का मात्रा क्या होता है? बोल्ट होता है। अपान आई क्या है? तो एम्पियर हो जाता। आई क्या है? धारा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, यानी कि एम्पियर हम लिख देंगे। तो जो प्रतिरोध का मान होगा वह वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। चाहे आप इस प्रतिरोध का मान ओम भी कह सकते हैं। तो आपको ओम का नियम भी पता चल गया, सूत्र भी पता चल गया और इसका मात्रक भी पता चल गया। दोस्तों, इसके दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मात्रक होते हैं। एक होता है एक मेगा ओम, एक मेगा ओम, और एक होता है एक माइक्रो ओम, एक माइक्रो ओम। तो एक मेगा ओम बराबर क्या होता है? 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 6 ओम। और एक माइक्रो ओम बराबर क्या होगा? 10 की पावर माइनस 6 ओम। दोस्तों, ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, ये सूत्र यदि, तो आपको जैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको वहां पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही काम आने वाली है। इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए हम ओम के नियम की उत्पत्ति को अब समझते हैं कि ओम का नियम जो है वो आया कैसे। दोस्तों, इसी चैप्टर में एक हम पहले आपको चित्र बनवा देते हैं, जो कि हमने चित्र पहले भी बनाया था। पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि हमने अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताया था। आपको अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने ये चित्र बनवाया है। तो आप चित्र समझ लीजिए क्या होता है। एक कापर धातु की छड़ होती है। मान लीजिए हम कापर धातु का छड़ यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसका जो एक सिरा होता है माइनस में होता है और एक सिरा जो होता है वो प्लस में होता है। और
इसमें विभवांतर जो होता है वह b होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो l होती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, वह हमेशा अनियमित गति करता है, अनियमित गति करता रहता है। यानी कि देखिए, इसमें जो अनुगमन वेग होगा, यानी कि गति कर रहा तो वेग तो होगा ही, तो जो वेग होगा उसे कहेंगे अनुगमन वेग, यानी कि उसे हम बी डी से दर्शाते हैं। वेग बराबर है बी डी, अनुगमन वेग हो जाएगा। और याद रखना, इनमें कोई प्रारंभिक वेग नहीं होता है, प्रारंभिक वेग नहीं होता, तो प्रारंभिक वेग u बराबर जो रहेगा इसमें शून्य ही रहेगा, प्रारंभिक वेग u बराबर शून्य। और दोस्तों इसमें एक धारा I बहती है, वो धारा जो होती है वो हमेशा ही प्लस से माइनस की ओर बहती है। धारा कहाँ बहती है? धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो चलिए हम अब ओम के नियम का जो है हम निरूपण करते हैं कि हमने अनुगमन वेग तथा धारा में जो संबंध बताया था वह संबंध है, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि I बराबर जो होता है एन ई ए बी डी, यानी एन ई ए बी डी क्या है? I जो है धारा है, N क्या है? वह एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ए क्या है? इसका क्षेत्रफल है, और बी डी क्या है? अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग होता है। तो ये हम इसे मान लेते हैं समीकरण एक, इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। दोस्तों जो अभी हमने बताया कि आई धारा है या ई है, क्या है, अभी हम लास्ट में इसे लिखवा भी देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है, लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? आर बराबर जो बी अपान आई है, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसके कारण जो लगने वाला बल है, हम उस बल को ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर इधर ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम इसके कारण लगने वाला बल ज्ञात करें तो वह बल क्या होगा? F बराबर क्यू ई होगा, यानी कि F बराबर क्यू ई होगा। लेकिन क्यू क्या है? क्यू अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो ई है, ई पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, आवेश क्यू होता है, तो हम क्यू के स्थान पर, क्यू के स्थान पर ई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। लेकिन आपको कक्षा 10 में ही एक सूत्र पढ़ा होगा, एफ बराबर एम ए, यानी कि एफ बराबर एम ए होता है। तो हम यहाँ पर एफ बराबर एम ए मान लिख देते हैं। तो एम ए बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा स्मॉल इंटू कैपिटल ई अपान एम होता है। दोस्तों यहाँ पर ए तो निकल गया, लेकिन यहीं पर हमने इसी चैप्टर में एक जगह देखा था कि जो ई होता है, यानी कि ई क्या है? अनुगमन वेग है। तो ई अनुगमन वेग है, ई बराबर होता है बी अपान एल, यानी ई बराबर क्या होता है? बी अपान एल होता है। तो हम यदि ये मान यहाँ पर रखें तो क्या हमें मिलेगा? तो ए बराबर हो जाएगा ई बी अपान एम एल होता है। तो ये दोस्तों समीकरण एक मान लेते हैं। दोस्तों समीकरण एक यहाँ हो चुका है, इसे समीकरण दो मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गति के तीन समीकरण होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो हम ए का मान समीकरण गति के प्रथम नियम में रखने पर, ए का मान, ए का मान गति के प्रथम नियम में
रखने पर यदि हम ए का मान गति के प्रथम नियम में रखें और भी हमें जो जो मान प्राप्त है लिखें, तो यहाँ पर क्या होता है, गति का प्रथम नियम जो होता है वह होता है b बराबर u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, अर्थात b का मान हमने क्या निकाला था बी डी, u का मान क्या निकाला था 0, प्लस a का मान क्या यहाँ पर अभी निकाले ई बी अपान एम एल इंटू टी, तो इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये तो बी डी का मान आ गया ना, ये तो खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया बी डी का मान हो गया, इतना हमें बी डी का मान निकल गया। अब देखिए जो समीकरण एक है हम क्या करेंगे, बी डी का मान समीकरण एक में उठाकर रख देंगे, तब हमें अभी पता चल जाएगा कि आर बराबर बी अपान आई होता है या हमने झूठ बोला है। तो अभी अभी आपको कंफर्म होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखते हैं बी डी का मान, बी डी का मान समीकरण एक में रखने पर, बी डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था, आई बराबर एन ई ए बी डी, यदि हम वहां पर रख दें बी डी का मान तब क्या होगा एन ई ए इंटू ई बी अपान एम एल इंटू टी था। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, आई को इधर लाते हैं, बाकी सारा जितना है उधर लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पर बी छोड़ देते हैं और इसके नीचे आई कर देते हैं, बाकी जो कुछ बचेगा सब उधर ले जाएंगे। सब क्या बचता है एम एल बचता है, एम एल इधर लेकर आते हैं, इधर गुणे भाग में उधर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, अपान एन ई ए ई टी इतना बचा है, तो ये सब क्या चला गया गुणे में है नीचे चला जाएगा, एन चला जाएगा, ई डबल है स्क्वायर में हो जाएगा, ए टी इतना मान हो जाएगा, हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जो m है, m क्या है, अब यहाँ पर हम सब लिखेंगे m क्या है, l क्या है, n क्या है, सब कुछ हम लिखने वाले हैं। देखिए m जो है वह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और n क्या है वह एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आप लिख लेना इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। और तीसरा क्या है, हम ई की बात करें तो ई क्या है हमने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और चौथे नंबर पे क्या है, हम टी मान लेते हैं, तो टी क्या है, ये श्रांति काल है, श्रांति काल यानी आप समय ही मान लीजिए, श्रांति काल या चाहे आप समय भी मान सकते हैं। और एल क्या है, जो एल होता है वह क्या है चालक की लंबाई, वो क्या है चालक की लंबाई। दोस्तों ये जो हमने पेन लिया है बहुत थोड़ा सा ज्यादा ही तेज चल रही, इस वजह से आपको अक्षर थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जितने भी मान दिए गए हैं, अभी ए हमने नहीं लिखा, ए क्या है वह एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ए भी लिख देते हैं, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल है, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये जितने भी होते हैं दोस्तों ये सदैव कांस्टेंट रहते हैं, ये नियत रहते हैं, ये यानी कि ये कभी बदलते ही नहीं हैं। जब नियत हैं तो हम एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टी ये भी नियत हैं, और नियतांक आर भी था यानी कि इसके बराबर आर लिख सकते हैं। जब हम आर का मान यहाँ पर रख देंगे तब हमें
ओम का नियम प्राप्त हो जाएगा। आर का मान जब यहाँ पर इसके स्थान पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर बी अपान आई, यानी कि यह ओम का नियम सिद्ध हो चुका है। ओम का नियम सिद्ध हो चुका है। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं जो है झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने सच बताया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, और आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।